हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम्स को रिवाइज करेंगे। पिछले 4 वीडियोस में मैंने फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स जो है उनको मैंने डिस्कस किया था, उसको हमने रिवाइज किया। अब जो है फर्स्ट फ्लाइट की ही जो अगली पोएम्स हैं, सारी पोएम्स में से फर्स्ट 3 जो पोएम्स हैं मैं वो रिवाइज कर रही हूँ। इनको हर पोएम में उसके पोएट का नाम लिखा है और राइमिंग स्कीम दी है और थीम जो है वो बताया गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पोएम को जानने के लिए, आपको ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पोएम को भी पढ़िए, पोएम बहुत छोटी सी होती हैं। पोएम को पढ़ने से उसमें जो बहुत सारे जो इमेजरीज होती हैं वो समझ में आती हैं। तो अब हम जो है इन 3 पोएम्स को जो है आज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पोएम इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये नेचर के, प्रकृति की जो हीलिंग पावर होती है, प्रकृति का जो हमारे जीवन में जो महत्व है, जो वो हमारे परेशानियों को दूर करने में जो मदद करती है, उसको लेकर ये पोएम लिखी गई है कि किस तरह से जो एक डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट ऑफ स्नो होता है बर्फ़ के कण। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जब बर्फ़ गिरती है तो वो एकदम रुई की तरह से जो गिरती है और उसके जो कण होते हैं बड़े भुरभुरे से ऐसे होते हैं जैसे गिरते ही वो एकदम से बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। पोएट जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ वो है हेमलॉक ट्री और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। अब जो हेमलॉक ट्री और क्रो, ये दोनों ही जो है वो सैडनेस के सूचक हैं, वो अशुभ माने जाते हैं और वो बता रहे हैं कि जो पोएट का मूड है वो बहुत सैड है। तो जो क्रो है वो टहनी को हिलाता है, उसके हिलाने से जो बर्फ़ के कण हैं वो पोएट के ऊपर आकर गिरते हैं और एकाएक उसका मूड बदल जाता है और वो उसका जो दुख है उसे दूर हो जाता है और वो जॉयफुल हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग एंड व्हाट डिड ही डू। क्रो कहाँ बैठा था और उसने क्या किया। आंसर है द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। वो एक हेमलॉक जो पॉइजनस ट्री है वहाँ बैठा था और ही शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। उसने जो बर्फ़ के कण थे वो पोएट के ऊपर जो है वो गिराए। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द पोएट्स मूड चेंज। पोएट का मूड जो था वो कैसे बदल गया। द पोएट वॉज सैड। पोएट जो था वो बहुत सैड था। डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज माइंड। जैसे ही वो स्नो के कण उस पर गिरे वो ही वॉज जॉयफुल। वो उसका माइंड बदल गया और वो बहुत ही खुश था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम होता है कि पोएम का जो सार, जो मैसेज पोएट देना चाहता है वो क्या है। द नेचर हैज़ द हीलिंग पावर, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वी शुड एन्जॉय नेचर। कि जो नेचर है वो उसमें दुखों को हील करने की पावर होती है और जो हमारा जीवन है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें जो नेचर को एन्जॉय करना सीखना चाहिए। तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। लेसन 2, पोएम 2, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। ये जो पोएट है जो बहुत पुराना, जो एक हमारे सामने एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हम पृथ्वी का अंत कैसे होगा, इस बारे में है। कोई कहता है फायर की वजह से होगा, कोई कहता है आइस की वजह से, यानी इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि हम जल जाएंगे, या इतनी ठंड हो जाएगी कि सब कुछ जो है वो जम जाएगा। तो लेकिन पोएट यहाँ कहता है कि मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, लालच है और इतना हेट्रेड है, हेट्रेड मैंने घृणा है, कि वो यही दोनों काफ़ी हैं संसार का अंत करने के लिए।
फायर और डिज़ायर तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में पोएट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, और वो प्रकृति को भी धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1, व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर, मतलब फायर किस चीज़ का सूचक है। आंसर है फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड, इच्छाओं का और लालच का सूचक है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द आइस स्टैंड फॉर, आइस किस चीज़ का सूचक है। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, आइस जो है वो किसका सूचक है, घृणा का, हेट्रेड मैंने घृणा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है। द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर एंड आइस, दैट इज़ बाय डिज़ायर एंड हेट्रेड, कि जो पृथ्वी का अंत है वो बहुत आग से, आग यानी कि डिज़ायर्स, और आइस मैंने यानी कि हेट्रेड, ये दोनों जिम्मेदार हैं होंगे पृथ्वी के अंत के लिए। और इस पोएम का राइम स्कीम है ABAA। देन थर्ड पोएम इज़ अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू जो है वो लेस्ली नॉरिस जो है इसके पोएट, उन्होंने लिखी है। ये जो पोएम है वो टाइगर का जो है दो जगह है, वो एक जगह उसको जू में दिखाया गया है, एक जगह उसको अपने फॉरेस्ट में दिखाया गया है, और दोनों के बिहेवियर्स कैसे अलग अलग हैं। यहाँ पोइट बताते हैं कि जो टाइगर इन द जू होता है वो बहुत ही हेल्पलेस होता है, उसको उसके जीवन में वो बहुत कोई फ्रीडम नहीं है, वो सलाखों के पीछे बंद है, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं और वो उनको इग्नोर कर रहा है जू में। उसकी जो वो बिल्कुल भी उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जबकि जो फॉरेस्ट में जो है वो अगर एक टाइगर है वो अपने आराम से घूम रहा है, शिकार कर रहा है, किसी गांव में घुस जाता है तो सारे लोग घबराने लगते हैं। उसके जो दांत हैं, उसके जो पंजे हैं, उनको देख के सब डर लगता है। तो उसी को इन्हीं दो प्रश्नों को लेके ये जो है ये पोएम है। तो अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द जंगल एंड द टाइगर इन द जू, दोनों के बीच में क्या अंतर है, जंगल के टाइगर में और जू के टाइगर में। द टाइगर इन द जंगल इज स्ट्रॉन्ग, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम, जो जंगल में टाइगर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर कोई उससे डरा हुआ है। द टाइगर इन द जू इज़ हेल्पलेस, जू में जो टाइगर है वो बहुत ही हेल्पलेस है, असहाय है। ही इज़ लॉक्ड इन अ केज, उसे एक पिंजरे में बंद किया गया है। ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो आज़ाद होना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है, क्या मैसेज है। एवरीवन वॉन्ट्स फ्रीडम, हर एक को आज़ादी चाहिए। नोबडी इज़ हैप्पी इन प्रिजन, कोई भी व्यक्ति जो जेल होती है उसमें खुश नहीं होता। एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल होम्स, एनिमल्स को उनके अपने प्राकृतिक जो घर हैं उनमें रहने दिया जाना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो आप ये तीनों पोएम्स को रिवाइज़ करिए, बहुत ही इजी हैं, आराम से आप ये क्वेश्चंस याद कर लेंगे। और सिर्फ 3 वीडियोस को में सारे जो पोएम्स हैं उनका रिवीजन किया गया है। इनको ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपी में भी आंसर्स लिखिए और फिर इसको लिखकर जो है इनकी प्रैक्टिस करिए।